जी। जिसमें हमने पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लिंक डेवलप करते हैं कुछ स्टडीज़ के बारे में। तो मैंने कहा कि अगर कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो कि डिसएग्रीमेंट वाली हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ पे हमने उनको कैसे जोड़ा हुआ है? हाउएवर के साथ जोड़ा हुआ है। कैसे? देखें, सम authors who think IWB as innovative work behavior as a sole function of intrinsic motivation consider extrinsic factor as detrimental for it। ठीक है? मोबाइल का हमने ज़िक्र किया था कि वो कहती है कि इनोवेटिव वर्क बिहेवियर जो है वो सिर्फ इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही उसको डेवलप कर सकती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो उसके लिए क्या है, नुकसानदेह है। ठीक है, मगर हमने कहा हाउएवर recent research is emphasizing monetary rewards and other extrinsic factors to be relevant predictor of IWB। हमने उसकी स्टडीज की बात की। अब हमारे पास एक ही लिंक के ऊपर कि जो है इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के हवाले से हम हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट किस्म की स्ट्रीम्स हैं। हमने कहा कि हु आर द प्रेडिक्टर, हमारा क्वेश्चन है who which is the predictor of innovative work behavior, whether intrinsic factors or the extrinsic factors। हमारे पास दो स्टडीज हैं, दो डिफरेंट स्टडीज हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स को फेवर करें, कुछ हमने दोनों को एक ही पैराग्राफ में अगर हमने जिक्र करना है तो इन स्टडीज के बारे में किस तरह से हम जोड़ेंगे, हाउएवर के साथ, मोर ओवर के साथ, इस तरीके से हम चीजों को जोड़ेंगे। तो हमें देखें इस यहाँ पे हमने कहा कि ये ऐसा है कि मॉनेटरी रिवार्ड्स या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो भी उसके लिए रिलेवेंट है। कुछ स्टडीज ने कहा क्योंकि है कि हमने उसकी इंफॉर्मेशन वैल्यू है, या किसी ने कहा कि ये थोड़ा सा मोटिवेशनल फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये मैं लाइकवाइज को नहीं यूज करता हूँ, तौर पर हाउएवर, मोर ओवर और इस तरह के जो कंजक्शन है मैंने ज्यादा यूज किए हुए हैं। इसलिए मेरी अपनी चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने देखे हैं कि किस्म की जगहों पे ये हमने बात। Innovative work is different from creativity in the sense that the creativity denotes only generation of new ideas. Our innovative work behavior encompasses broader range of behaviors। ठीक है, तो ये भी आप बात कर सकते हैं। मैं एग्रीमेंट्स के लिए मेरे ख्याल सिमिलरली का लफ्ज ज्यादा यूज करता हूँ। अब ये देखें तो ये चीजें हैं कि जब आप लिंक्स डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए आप कौन से कंजक्शंस यूज कर रहे हैं, तो वो कंजक्शंस आपके एग्रीमेंट्स के लिए डिफरेंट होते हैं और डिसएग्रीमेंट के लिए डिफरेंट होते हैं। बस मेरा ख्याल है अब ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई। तो हम बात कर रहे थे समरी टेबल के बारे में। और तो समरी टेबल क्या होती है, जिसमें मैंने आपको शो भी किया था कि समरी टेबल ये एक जिस तरीके से आप जो है जो फैक्ट शीट है तो उसी फैक्ट शीट को की आप समरी टेबल जो है वो भी बना सकते हैं, जिसमें आप चीज़ों को शो कर सकते हैं कि जो मेजर इंफॉर्मेशन है जैसे आर्थर टाइप ऑफ स्टडी, सैंपल डिजाइन, डेटा कलेक्शन अप्रोच और मेजर फाइंडिंग्स जो है वो आप शो कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आपका एक बंदा जो है वो पूरा लिटरेचर भी नहीं पढ़ना चाहता या पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहता तो सिर्फ जो है वो टेबल को देखकर भी उसके लिए ओवरव्यू उसको मिल जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से एक टेबल आप डेवलप कर सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट साइटेशंस और सैंपल डिजाइन क्या है, ठीक है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अपने या स्टडी की सेटिंग्स क्या हैं, जो रिसर्च मेथड कौन सी यूज हुए थे और मेथडोलॉजी, उसके लिए कंक्लूजन या फाइंडिंग्स आपकी क्या है वो आप शो कर। ठीक है, और उसके बाद कुछ चीजें हैं कि साइटेशन का स्टाइल क्या है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कुछ साइटेशन ऐसी होती हैं जो कि मुख्तलिफ अंदाज से आप शो कर सकते हैं कि कुछ साइटेशन या यानी अंदर जो स्टडी है आप लिखेंगे कैसे। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंट है या आसर प्रोमिनेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर बाज़ बात आप जो है वो एक जो टॉपिक है या मौजू है उसको आप जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं। हमने आपका डिस्कशन क्या है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में है, तो आप फिर उस हिसाब से बात करेंगे। और अगर आप आथर्स को हाईलाइट करना चाहते हैं कि फिलां आथर ने ये काम किया, नहीं फिलां ने ये किया, या दूसरे जो आथर्स है उन्होंने उसकी डिसएग्री किया, तो आप आथर्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंट है तो आप कह सकते हैं जी कि जो मुख्तलिफ किस्म के फ्लूज हैं और या जो बिहेवियर है वो क्या है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ द टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेसेस इन द ट्रांजिएंट शेयर फ्लो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें आप इंफॉर्मेशन दे देंगे, आथर्स को आप ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि आथर्स को आप हाईलाइट नहीं करना चाह रहे हैं। अगर जिसमें आप आथर्स को हाईलाइट करना चाहते हैं पहले आप आथर्स की बात को ले आएंगे। अगर हम आमतौर पे यूं शो करते हैं कि बालूकात जो है अगर फ्लो में बात करते हैं तो हम कभी कभी जो है वो
आथर्स को पहले रखते हैं, कभी कभी हम बात को पहले रखते हैं, आथर्स को जो है वो ब्रैकेट में रख लेते हैं। इससे ये होगा कि हम जो है अगेन बोर्डम या सिमिलरिटी क्रिएट करने के बजाय थोड़ा सा एक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं राइटिंग स्टाइल के अंदर। सिर्फ एक सिंगल स्टाइल को आप मतलब साइक्लो स्टाइल करके शो कर रहे होंगे या कॉपी पेस्ट करके शो कर रहे होंगे, तो वो भी जरा बोर्डम लगता है और इन लोगों को पढ़ने में ऐसी मतलब मुश्किलात आती हैं या अच्छा नहीं लगता। फिर एक और चीज़ है कि एक्टिव वाइज यूज़ करें या आप पैसिव वाइज यूज़ करें, ठीक है। और हालांकि इसमें ये होता है कि आप जो भी यूज़ करना चाहें, जिसमें आपको लगे आप कर सकते हैं, दोनों एक्टिव और पैसिव वाइज कर सकते हैं। मगर बुनियादी तौर पर कोशिश की जाती है कि एक्टिव वाइज ज़्यादा यूज़ किया जाए, पैसिव वाइज ना यूज़ किया जाए, ठीक है। कि वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि वो ज़्यादा सही लगता है। ये कुछ रिपोर्टिंग वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर फिलहाल ने आर्गू किया, एसर्ट, एज्यूम, चैलेंज, क्लेम, कंटेंट, कंट्राडिक्ट, डिस्क्राइब, डिस्प्यूट, एम्फसाइज, एस्टैब्लिश, एग्जामिन, फाइंड। ये वो वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं आलम शेर आर्गू दैट इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी देन द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। ये आर्गू की बात होगी, ठीक है। फिर आपने ये इसी आर्गू की जगह असर्ट भी लगा सकते हैं, अज्यूम भी लगा सकते हैं, ठीक। हाँ, अगर वो आप चैलेंज का लफ्ज यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि जब आप कोई कंट्राडिक्शन हो, कोई चीज हो, तो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। ये कुछ लफ्ज हैं जो ज्यादा यूज किए जाते हैं, ताकि इसमें भी अगेन ये है ना, सिर्फ सिंपली अगर आप एक ही किस्म के का वो रिपोर्टिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो भी मैंने कहा ना बोर्डम होती है। इसलिए बेहतर है कि आप थोड़े से चेंज करके जो है वो यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कुछ वर्ड जिस तरह प्रूव है, ठीक है। अभी प्रूव लफ्ज जो है ना, ये हम उसको हम कुछ लफ्जों को या कुछ वर्ड्स को हम कहते हैं टाल क्लेम। टाल क्लेम अवॉइड करें, ठीक है। प्रूव लफ्ज जो है वो ये बताता है कि अब देयर इज नो एनी रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट और रूम फॉर द डिस्कशन, ठीक है। और ये एक चीज हो गई, ठीक है। और या दूसरी बात ये है कि एक टाल क्लेम है जिस तरीके से एक होता है बिल्कुल ही आप सुनिए कि नो क्लेम कह दें, अज्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगर एम्पिरिकल स्टडी कर रहे हैं तो एम्पिरिकल स्टडी हमेशा या फाइंडिंग पेश करती है या कंक्लूजन पेश करती है या रिजल्ट्स या जो है वो शो करती है, ठीक है। ये अज्यूम नहीं करती, सजेस्ट नहीं करती, ठीक है। या वो सपोर्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, रिमार्क्स नहीं देती। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा अबोव होती हैं, जिनको जो भी एक आप एग्जैजरेशन के जुमरे में आती है। कुछ चीजें उसको बिलिटल कर रही होती है, जिस तरीके से मैंने कहा जस्ट सिंपली अज्यूम करना, क्योंकि हम एम्पिरिकल स्टडी अज्यूम नहीं करते। हाँ, अगर किसी ने ओपिनियन दिया हुआ है, किसी ने जो है वो बजाय किसी के फाइनेंस के ऐसे जस्ट कोई ओपिनियन दिया हुआ है, तो उसके लिए आप अज्यूम वगैरह का वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप या फाइंडिंग्स, कंक्लूजन इस तरह की चीजें। तो अगली बात है कि टेंसेस कौन से यूज करने चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, स्टेटमेंट अबाउट व्हाट द थीसिस चैप्टर और सेक्शन डज, ठीक है। और मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें कि दिस थीसिस, ये उसमें बात बात हम प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस कब यूज करते हैं कि उन स्टेटमेंट्स के लिए जब आप उस थीसिस के बारे में या सेक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, या कुछ ही साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात हो रही है, तो आप प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। और अगर कोई आप जो है वो करंट रिसर्च को रिव्यू कर रहे हैं, तो और अपनी स्टडी के लिए उसके रिलेवेंस को शो कर रहे हैं, तब भी आप प्रेजेंट जो है वो करते हैं। या कोई कमेंट कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, जो जो कि आप खुद की हैं, और तो उनके लिए भी आप जो है वो प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस सब यूज करते हैं जब आपने कोई किसी और की स्टडीज को जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। शायद के तौर पर अगर आप कहते हैं कि फलाना ने ये दिखाया, ये फाउंड किया या इस तरह की चीजें, तो उसके लिए हम आमतौर पर जो है वो करते हैं, पास्ट टेंस यूज करते हैं। जब भी आप कुछ स्टडीज को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो ज्यादातर हम जो है वो पास्ट टेंस होगा। जिस तरह हम कहते हैं कि Haberfield 1998 showed that the velocity of the many enzymes reactions was slowed down if the end product had an increased fragmentism, ठीक है। इस तरीके से एलिंगटन 99 found that the temperatures varied significantly over time। तो ये जो 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 स्टडीज हैं उनके लिए आप पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं, जब आपके लिए जो है वो कोई ऐसी चीज है जो कि
प्रेजेंट करें जो कि मतलब किसी एक सिंगल स्टडी के बजाय ऐसा फैक्ट है जो कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों में फाइंडिंग की है, तो आप उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं सेवरल स्टडीज हैव फाउंड आर प्रोवाइडेड सपोर्ट आर हैव कंट्राडिक्टेड दिस नोशन। ठीक है, जो भी है चीज, जब आप ज्यादा स्टडीज की बात कर रहे हैं तो आप जो है वो पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, या अगर किसी चीज को आप जनरलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मगर एक चीज देखेंगे, राइटिंग इज नॉट मतलब सिंगल टाइम एक्टिविटी, बट इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस व्हिच कंटिन्यूज अंटिल it arrives at the level which is acceptable to you and to your supervisors. ठीक है, because you cannot achieve perfection at any stage, because there is always a room for the improvement, but you know that you learn by doing, by practicing. The more you practice, more you may become near to perfect. I don't say that you will be a perfect, but nobody is perfect because we are also not perfect. We are always think that there are a lot of things which we have to learn, we have to change in ourselves. From not only the writing perspective, from so, okay. Now there will be no any mice problem. So the writing process starts from developing a rough draft, okay, and then the final draft, okay, and then you edit it again. May I show you that I have a lot of drafts. No? When we prepare thesis or any article, we happen to edit and change it again and again. And sometimes we make different drafts. Sometimes we make different, the copies of it. Okay. So एक रफ ड्राफ्ट आप बनाते हैं, उसको फिर आप क्या करते हैं, फंक्शन बॉक्स चेंज कर देना। तो कुछ पलीजो साहब कहते थे कि अगर आपने कोई चीज़ लिखनी है तो आप एक बार लिखें, उसको कम से कम 20 बार पढ़ें। ठीक है, और उसको फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे और बार बार पढ़ेंगे, बार बार आपको उसके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ करने का मौका होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कहेंगे ओ नाउ इट इज मोर देन ओके। सही है। कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आप उसके लिए स्टार्ट करो। जब आप लिखना शुरू करेंगे और उसको फिर रिवाइज खुद भी करेंगे, अपने अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, अपने टीचर्स को दिखाएं, वो भी आपको सजेशन देंगे और इम्प्रूवमेंट्स जो है वो उसमें साथ साथ आते जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि व्हाई वी कॉल इट रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट जब आप कहते हैं ना रफ, तो इट मीन्स देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स। तो I always suggest my students that don't be afraid of making an errors. Okay? Because we must love to make an error, because whenever you make an error, you have a courage to correct it. Okay? तो जब आप गलतियां करते हैं एंड यू नो दैट कि आप गलतियां करते हैं, तो आपके अंदर एक खूबी ये भी होनी चाहिए या हिम्मत होनी चाहिए उन गलतियों को एक्सेप्ट करने की, न सिर्फ एक्सेप्ट करने की मगर उन गलतियों को खत्म करने की भी, और उनको आपने इम्प्रूव करने की भी जो है वो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो जब आपके अंदर ये हिम्मत है कि अपनी गलती को तस्लीम कर सकते हैं और उसको चेंज करने के लिए आप रेडी भी हैं, तो आपके अंदर ये भी हिम्मत आएगी कि आप अपनी गलती या अपना काम जो किसी को दिखाएं भी, और दिखाने के लिए जब आप रेडी होंगे तो यकीनन यू विल वेलकम एनी कमेंट्स। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो तनकीद आपके ऊपर कर रहा है, मतलब कितनी भी हार्श क्यों ना हो, कितनी भी वो किस अंदाज से कर रहा है, उसको आप छोड़ दें, उसके लहजे को छोड़ दें, उसके अंदाज को छोड़ दें। आप ये चीज देखें कि उसने जो चीजें आपके पास प्रेजेंट की है वो आपने कैसे प्रेजेंट की है, और उन्होंने जो है वो जो गलतियां हाईलाइट की हैं उन्होंने कैसे की। क्योंकि जब हम गलतियां दूसरों की गलतियां शो करने आते हैं ना, तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। ठीक है,
और कुछ लोग बड़े डेवलपमेंटल स्टाइल में चीज़ें आपको बताएँगे और बड़े पॉजिटिव स्टाइल में बताएँगे, बड़े एनकरेजिंग स्टाइल में बताएँगे, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी मोटिवेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है? मतलब बाज़ लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग हमारे ऐसे हैं, जो कि किसी की गलती को ऐसे पेश करते हैं जैसे उसने गुनाह कर दिया हो और जैसे ऐसे पेश करते हैं जैसे वो खुद जो है वो उन गलतियों से मुबर्रा हैं, पाक हैं और वो जो अगला बंदा है उसने उनको बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, ठीक है? और बड़े तौहीन-आमेज़ अंदाज़ में कमेंट देंगे, मगर मैं जो अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वो ये बताता हूँ कि आप हर किस्म के बंदे को देखें क्योंकि वो जो जिस अंदाज़ से बात कर रहे हैं ना, ये उसकी अपना अंदाज़ है, ठीक है? बात ये नहीं है कि उसने कैसे बात की है, मसला तब आता है कि आपकी प्रोसेसिंग की लेवल क्या है? जब आप उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर गलत से गलत कमेंट्स को भी आप इग्नोर कर जाएँ, तो आपका उनके कमेंट्स का आपके ऊपर असर नहीं आएगा, ठीक है? अगर उसमें से पॉज़िटिवली एक चीज़ ले लें। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ जो है यहाँ पे मैंने मैं अब लाहौर के एक यूनिवर्सिटी में मैं हमेशा जाता रहा हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं और बड़े शौक से जाता हूँ, ठीक है? और मैं नाम नहीं लेता हूँ मगर आप लोगों को सबको पता है उस यूनिवर्सिटी का और बड़ी रिसेंटली कुछ चीज़ें उसकी वायरल हुई थी। तो वहाँ एक प्रोग्राम था उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीट द एक्सपर्ट, ठीक है? मैंने क्या किया अपनी पीएचडी के प्रपोज़ल का जो है वो प्रेज़ेंटेशन डेवलप की थी और एब्स्ट्रैक्ट और प्रेज़ेंटेशन जाके 2 सबसे बड़े प्रोफ़ेसर्स हैं जो हैं तो पाकिस्तान के मगर इस वक़्त बाहर है, एक कनाडा में और एक किसी अरब कंट्री के अंदर है। तो उनको मैंने जाके वो प्रेज़ेंट की और वहाँ जो किसी यूनिवर्सिटी का एचओडी था वो भी मौजूद था। अब यहाँ पे देखिए मैं कौन से लोगों के पास बैठा हूँ, वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च जर्नल्स के एडिटर हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर में उन्होंने पब्लिकेशंस की हैं, मतलब बहुत बड़े पाए के मतलब ऑथर्स हैं। अगर मैं इस वक़्त अगर मैनेजमेंट फ़ील्ड में पाकिस्तान में देखूँ, वो शायद नंबर 1, 2 में होंगे, मतलब इस लेवल के हैं, ठीक है? तो मैं उनके सामने प्रेज़ेंट किया और दोनों की नेचर अलग थी, मगर एक बंदा थोड़ा डोमिनेटिंग था, मौलवी साहब। तो उसने मेरी मैं समझता हूँ कि उसने मेरी चुका के बेइज़्ज़ती की, ठीक है? जैसे कि उसने कहा ये आपने मॉडल डेवलप किया है, इन सारे मॉडल्स के अंदर जो है वो तो सारे आपने वेरिएबल सारे इकट्ठे कर दिए हैं और इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टी कॉलिनियरिटी होगी और ये तो मेरे पास आए तो मैं इसको टेस्ट रिजेक्ट कर दूँ, मैं तो इसको बिल्कुल उठा के फेंक दूँ, इस मॉडल को इसके ऊपर आपने काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पता नहीं क्या कहा, ठीक है? और उसने इसने कहा कि कौन-सी थ्योरी है? मैंने कहा जी इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज़ मैंने सेलेक्ट की हैं। उसने कहा डिफरेंट थ्योरीज़ नहीं होती। इसके लिए एक सिंगल ओवरआर्चिंग थ्योरी लेकर आओ। वो है ही नहीं इसमें, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं यकीन करेंगे बाहर आया हूँ तो मेरे मतलब मैंने समझा कि मैं तो यहाँ बेहोश होने वाला हूँ। ऐसी मेरी उसने हालत कर दी। और उसके बाद अगला जो है वो एक वर्कशॉप था, मैं वहाँ आ गया हूँ, आगे बैठा हूँ। तो आधे घंटे तक जो है मेरे ऊपर वो उसी बिस्सी का असर था। तो उसके बाद मैं वर्कशॉप में गुम हो गया। मैं मेरी जो सुपरवाइज़र थी वो भी वहाँ आई हुई थी, ठीक है? मैंने जाके उससे बात की, वो तो मुझ पे और चढ़ गई कि आपने उस बंदे के पास गए क्यों? आपको नहीं पता वो मैं हमारे कलीग हैं, वो थोड़े सख्त मिज़ाज हैं, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना, ठीक है? तो उन्होंने तो सबकी बेइज़्ज़ती करता है वो, ये करता है। मैंने कहा मैडम उसने एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो ये है कि आपकी सिंगल थ्योरी क्यों नहीं है? ठीक है, उसने कहा कोई नहीं हारून आपका काम अच्छा है। मैंने कहा नहीं बस उन्होंने कहा है ना, आप यकीन करेंगे मैंने अगले 2 महीने और उसके ऊपर लगाए, ठीक है? 2 महीने मैंने उससे अपने प्रपोज़ल पे काम किया। मैंने उस पूरे प्रपोज़ल को जो है वो बिल्कुल चेंज किया। चेंज इन सेंस में कुछ वेरिएबल मैंने ड्रॉप कर दिए, 1-2 वेरिएबल मैंने ऐड किया और एक सिंगल थ्योरी को मैं लेके आया और उसके ऊपर मैंने काम किया। और मैं समझता हूँ कि मैं उस बंदे का थैंकफुल हूँ, ठीक है? कि उसने मुझे ये कमेंट्स पेश किए। अगर वो कमेंट्स ना देता, तो मेरा जो काम था वो भी अच्छा था, उतना बुरा नहीं था और बहुत से और वेरिएबल थे जो कि मैंने ऐड किए थे और उनका बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा स्ट्रॉन्ग गैप था। अभी भी मैं समझता हूँ कि वो बड़ा ज़बरदस्त गैप था जो मैंने ड्रॉप किए थे, वो नहीं काम करने वाले थे। मगर जिस तरीके से उसने मुझे थ्योरी के हवाले से बात किया, गाइड किया, तो मेरा काम जो है बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गया और बड़ा प्रोफेशनल हो गया, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रफ ड्राफ्ट आप किसी को भी दिखाएँ, अगले बंदा जो है आपको किस किस्म के भी कमेंट देता है, उसको उसके लहज़े और उसको हालाँकि उसका असर होता है, ये नहीं है कि नहीं होता। और हम जो है वो
जल्दी मायूस हो जाते हैं। इस वक्त हम काम करते हैं तो हम ये समझते हैं लोग हमें इनकरेज करने वाले हों, हमें इनकरेज करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, ये मैं बता दूं आपको। तो आप अपनी इनकरेजमेंट किसी और की जुबान से मत तलाश करें, अपनी खुशी किसी और की जेब में मत रखें, अपनी सेटिस्फेक्शन किसी और के लफ्जों में मत ढूंढें, ठीक है। और अपनी वेलबींग जो है किसी और के रवैयों में मत ढूंढें, और अपनी खुशी जो है किसी और के हाथों से मत जो है वो ले, ये अपने अंदर पैदा करें, ठीक है। और ये अपनी खुद की प्रोसेसिंग बेहतर करें। तो ये काम जो है अपनी लाइफ के अंदर भी और एकेडमिक वर्क के अंदर भी सबसे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप सुने सबकी और करें अपनी, ठीक है। तो ये बात होती है कि रफ ड्राफ्ट को आप जो है फाइनल ड्राफ्ट तक लाने के लिए, हालांकि हमने यहाँ पे देखें कोई डार्ट नहीं रखा हुआ, मगर मैं समझता हूँ रफ और फाइनल ड्राफ्ट के अंदर आते आते जो है और जो है वो बहुत ज़्यादा मरहले होते हैं जिससे बंदों को गुजरना पड़ता है, ठीक है। मगर इसकी जो की है राइटिंग प्रोसेस की, वो है एडिट एंड एडिट, एडिट एंड एडिट। There are three principles for better writing. One is editing, second is editing, and third is editing. Okay, so you must show others. Have someone else look at your literature review for clarity, flow, and completeness. ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आप लिखते हैं हम कहते हैं हमें अपने बच्चों के अंदर जो है वो खामियां नजर नहीं आती, ठीक है। और इस तरीके से हम जो आर्टिकल खुद लिखते हैं या जो काम हम खुद करते हैं, हमें उसकी खामियां जो है वो नजर नहीं आती। इसके लिए बेहतर है हम किसी और को दिखाएं। तो यहाँ मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शो करूँ। ये बड़ी जबरदस्त एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अपना जो एकेडमिक वर्क है वो ऐसे बंदे को दें जो कि एक नंबर वन वो उसका कैपेबल हो, यानी उस बंदे में इतनी कैपेसिटी हो कि आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकता है, ठीक है। रिलेवेंट बंदा है, ठीक है, अपनी फील्ड का। दूसरी बात यह है कि रिलायबल बंदा भी है, रिलेवेंट भी हो, रिलायबल भी हो। रिलेवेंट इन द सेंस कि ही शी possesses the requisite skills for reading, understanding, writing this type of work, okay. And reliable sense carry that person you know possesses strong moral and ethical conduct, ठीक है। कि वो आपका काम जो है कहीं जाया नहीं हो जाएगा, आपका काम जो है वो कहीं किसी और को दे नहीं देगा। या ये एकेडमिक थेफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। और जो है वो देखेंगे व्हाट्स द क्रिटिसिज्म, how who are the people who have disagreed with your point of view। तो डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनको भी रिपोर्ट करें, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने जो है वो अथेंटिक लीडरशिप पे मेरा काम था, तो एमफिल के अंदर तो मुझे एक इंटरनल रिव्यूअर ने रिव्यू दिया था कि जो इसके जो हैं मेजर जो ऑथर हैं, इनके काफी सारे पेपर रिट्रैक्ट हुए, ठीक है। तो इनके ऊपर आप बात करें। अब रिट्रैक्शन क्या होती है? रिट्रैक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें एक पेपर जो मिसाल के तौर पर आपका पब्लिश हो जाता है किसी जर्नल के अंदर, तो बाद में किसी लेटर स्टेज पे पता चलता है कि उसके अंदर जो है कोई डेटा के अंदर कोई फैब्रिकेशन है, या डेटा के अंदर कोई मैनिपुलेशन है, या कोई चीज़ ऐसी चीज़ है, तो वो जो है वो आथर अगर उसको जर्नल वालों को नहीं मुतमिन कर सकता, तो वो जर्नल जो है उसको रिट्रैक्ट कर देते हैं, यानी अपने उसको हटा देते हैं, उसकी पब्लिकेशन का स्टेटस खत्म कर देते हैं। ऑन ग्राउंड मौजूद होता, डिलीट नहीं करते, मगर उसके सामने आ जाता है कि ये रिट्रैक्टेड, यानी उससे वो आप समझे कि लादावा लातालुकी शेयर कर देते हैं। तो उनके काफी सारे 4-5 पेपर जो है उनके एक मेन आथर थे, उसके रिजेक्ट हुए थे, कुछ उसमें इश्यूज थे। तो मैंने उनको ईमेल कर दी थी, यदि ये मेरे कमेंट आए तो आप बताएं कि ये रिजेक्शन क्यों हुई है। हालांकि मतलब ये शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मगर ये है कि क्या नाम है वो हमने की थी। और उसका उसको भी फिर जो मेरी कम्युनिकेशन हुई थी उसको भी मैंने उस आर्टिकल के अंदर जो है वो शो किया था, क्योंकि रिव्यूअर्स के कमेंट थे जिस हवाले से। कभी भी अगर मैं देखता हूँ कि मेरे उसी के ऊपर काफी सारे लोग हैं जिन्होंने जो है वो क्रिटिसिज्म भी किया हुआ है। लोग समझते हैं कि जो है जो काफी सारे ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि ये जो लीडरशिप स्टाइल है वो ठीक नहीं है, या पैराडॉक्सिकल है, ठीक है, या ओवरलैपिंग है, जिसमें पहले भी हमने बात की थी। तो उनको भी आप जरूर चेक करें। तो इससे ये होगा कि आप किसी एक पर्सपेक्टिव को लेके आगे नहीं बढ़ रहे,
आप सारे पर्सपेक्टिव जो है प्रेजेंट करें, तो ये एक इंटीग्रेटिव चीजें होनी चाहिए। और उसके अलावा इंटीग्रेटिव का ये भी है कि एक जो वेरिएबल है वो मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में देखा गया है, तो उनको भी मुख्तलिफ फील्ड से भी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लिटरेचर रिव्यू की पिटफॉल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर जिसका इनका वेगनेस है। वेगनेस क्यों है कि आप इन अप्रोप्रिएट जनरलाइजेशन करते हैं, जिसमें हम कहते हैं टॉल क्लेम्स करते हैं। आप कहते हैं जी कि ये बहुत बड़ी बात हो गई, ये ऐसा नहीं है। आप उसके जो है जो ओरिजिनल पर्सपेक्टिव है वो पेश करें, और फिर अपनी रेंज को थोड़ा सा बढ़ाएं, अपनी जो है वो स्टडीज को थोड़ा सा आप लिमिटेड ना रखें, उसको बढ़ाएं, और इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें, इनसफिशिएंट ना हो। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मटेरियल जो भी आप प्रेजेंट करते हैं वो रिलेवेंट हो, इररिलेवेंट मटेरियल ना प्रेजेंट करें। मिसाल के तौर पर ऐसे आर्टिकल्स जो कि लोकल जर्नल्स में या ग्रे लिटरेचर में पब्लिश हुए हैं, उनको आप जो है वो प्रेजेंट ना करें, और जो है वो कंट्रास्टिंग व्यूज को ओमिट ना करें, ठीक है, उनको भी जरूर शो करें। जैसा मैंने कहा था कि जो क्रिटिसिज्म है उसको भी वेलकम करें, ठीक है, और रिसेंट वर्क को जो है वो जरूर शो करें, और उसमें कोई डेवलपमेंट्स हुई है तो वो जरूर उसको शो करें। अगर नहीं करते, ओमिट करते हैं, तो ये भी किस्म का बहुत बड़ा पिटफॉल हो जाए। कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं, ठीक है, और उन गलतियों को हमने क्या करना है कि खत्म करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप क्या गलतियां कर सकते हैं, समटाइम वी हरी थ्रू रिव्यू टू गेट स्टार्टेड कुड मीन दैट यू विल मिस समथिंग दैट विल इम्प्रूव योर रिसर्च, ठीक है। लोगों को बड़ी जल्दी होती है कि जी हम बस फौरन जो है वो एक आ जाए मॉडल के ऊपर और टॉपिक के ऊपर, टॉपिक टॉपिक टॉपिक, फिर टॉपिक से पहले, टॉपिक को फाइनल करने से पहले आप लिटरेचर रिव्यू कर लें। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू करने से मुराद ये होती है कि ये आप समझेंगे आप एक फील्ड के अंदर आप पसीना बहा रहे हैं, जितना पसीना बहाएंगे इतना आपका काम जो है ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से जितना मेहनत करते हैं तो आपका काम ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप ज्यादा लिटरेचर रिव्यू करते हैं, चीजों को स्टडी करने के बाद जब चीज आप डेवलप करते हैं, तो वो उसमें गलतियों से और पाक होती है, और उसमें जो है वो रिसेंट होती है, और वो काम जो आपका ज्यादा बेहतर जो है वो साबित होगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने एक जल्दी की और उसमें आपने एक इनअप्रोप्रिएट मॉडल डेवलप किया, और बाद का थीसिस में भी ये होता है कि आप मॉडल डेवलप कर जाते हैं गलत, और फिर आगे जाके जब काम करना बैठते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपको लोग सजेस्ट करें जी नहीं ये आप इसमें ये चीज़ ऐड करें, ये चीज़ खत्म करें, ये चीज़ डिलीट करें, टॉपिक चेंज करें, फलाना करें, इसको मॉडिफाई करें। तो टॉपिक मॉडिफाई करने के चक्कर में खासतौर पर एमफिल और पीएचडी में जब आप एनरोल होते हैं, तो टॉपिक मॉडिफिकेशन अगेन टेक्स अ प्रोसेस, समटाइम इट गोज टू 6 months to 1 year, like sector universities like यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए बेहतर है 2-3 महीने लगाएं, और थोड़ा सा इसको जो है वो स्टडी कर लें, और एक प्रॉपर टॉपिक के ऊपर आ जाए, तो जो कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। और समटाइम वी रिलाई टू मच ऑन सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है, और डेफिनेटली मतलब आप अगर सिंपली अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं, अगर सिंपली सिर्फ आप लिटरेचर रिव्यू के ऊपर आते हैं, तो भी एक किस्म की ये समझे कि पूरे अप्रोच नहीं है। समटाइम लोग ये कहते हैं कि जी हम थोड़ा सा फील्ड के अंदर भी स्टडी करें, और दूसरे लोगों से कोई फोकस इंटरव्यूज भी कर लें, ताकि हमें किसी भी एक फिनोमेना को समझने के लिए ज़्यादा बेहतर समझ आए। इसके अलावा कंसंट्रेट ऑन फाइंडिंग्स रेदर देन मेथड्स, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि किसी भी स्टडी को जो फाइंडिंग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप लिटरेचर रिव्यू को जो है वो लिख रहे हैं, ठीक है। उन फाइंडिंग से आपको पता चलेगा कि आपकी ये जो स्टडीज हैं या जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो क्या है, ठीक है, या उसको सपोर्ट कर रहा है या निगेट कर रहा है, या कोई अल्टरनेट जो है पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा है, ठीक है। Overlooking sources other than academic journals, don't forget newspaper articles, वैक्सीन एंड ब्लाउज एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, ये जरूरी है कि आमतौर पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि वी रिलाई टू मच ऑन only on the academic journal, but there are certain other things which also provide very valuable information like newspapers, magazine, blogs, or any the databases, sources, ठीक है, वो आपको डेटा पेश करते हैं, और उनको भी आपने शो करें। मिसाल के तौर पर अगर आप कोविड के ऊपर बात करें, अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पर काम कर रहा हूँ कोविड के ऊपर, तो मुझे रिव्यूअर ने कहा था, या जो मेरे जो करंट आथर है उन्होंने कहा था कि इसमें आपने ना मतलब लेटेस्ट जो है वो डेटा इंक्लूड करना है। तो अगर मैं एकेडमिक जर्नल से लेटेस्ट डेटा लूंगा तो वो मुझे वो लेटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर एकेडमिक जर्नल एक 2021 में भी पब्लिश हुआ है, और हालांकि कोविड के जो आर्टिकल है थोड़े से जल्दी पब्लिश हो रहे हैं,
मतलब उनका जो रिव्यू प्रोसेस है वो शार्ट होता है, जल्दी पब्लिश हो रहे हैं, बेहतर तरीके से पब्लिश हो रहे हैं, तो उसमें भी जो डेटा होगा वो थोड़ा सा पुराना होगा। तो करंट अपडेटेड इसमें डेली हर 24 आवर्स के बाद अपडेट हो रही है। तो इस हिसाब से एक वेबसाइट है जो है एक यूनिवर्सिटी ने डेवलप की हुई है। मैं हम उस सोर्स को ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेबसाइट्स या डेटाबेसेस ऐसे हैं जो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर भी रिलाय आमतौर पर हमें करना चाहिए, ना कि हम जस्ट एकेडमिक जर्नल्स को जो है वो देखें। We cannot create our own data. We just can collect the data. We don't create the data. No? We can collect the data. Okay, we can, yes, we can collect our own data, because whenever you are to conduct an original study, so you have to collect data either from the primary source or the secondary source. You cannot create the data. No? Touching too broad or too narrow of a type of inaccuracy in the compiling of the bibliographic information. Sometimes we make some mistakes in referencing as bibliographic information or the material. So this is again a pitfall. Okay. So okay, this is the end of the lecture.